नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चुनौतियां भरी चारधाम यात्रा की हुई तैयारी। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा मोदी कैबिनेट की बैठक में लेकर चलते हैं, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इम्प्रूव के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025 इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस बिलो विच शुगर फैक्ट्रीज कैन नॉट परचेज, दैट मींस दे हैव टू परचेज एट दिस और प्राइस। Actual calculation of FRP is basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the किसानों के बहुत सारे फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मार्जिन को, रीजन रहना चाहिए, रिकवरी रेट कितनी है शुगर केन में, सब चीजों के हुए ये फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 350 पर क्विंटल और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी अगर 10.25% से कम होती है उसका एक एडजस्टमेंट। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है ऑल इंडिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वो है 173 रुपीज पर क्विंटल, ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड है 355 रुपीज, 105% मोर देन द कॉस्ट। 2023-24 इस जो एग्रीकल्चर इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेट्स के हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस माना गया। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करना और ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए हैं। बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स एकदम लिमिटेड सब्जेक्ट्स पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, केवल इन दोनों। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। सर, देश जिस गर्म में रहना पड़ेगा उसके बारे में सर सीएनबीसी आवाज से ये किसानों को जो 23-24 में 1,11,701 करोड़ रुपए दे। रुक लेते हैं देवभूमि के दंगल की ओर। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। सबसे पहले आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बात करें सुरक्षा और तैयारी की तो सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उत्तराखंड के जंगलों व शहरों में वनाग्नि का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। बीते कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र गर्मी में धधकते नजर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ वन संपदा का भारी नुकसान होता है बल्कि स्थानीय आबादी, पर्यावरण और जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा
गहराने लगता है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक कर वनाग्नि प्रबंधन और चार धाम यात्रा की तैयारियों की गहन समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि वनाग्नि व सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में उपकरणों और संसाधनों की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और मोबाइल गश्ती टीमों के सहयोग से त्वरित कार्रवाई की जाए। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग में अब तक 81 चौपहिया वाहन, सैकड़ों प्राइवेट वाहन और 328 मोटरसाइकिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे विभागीय कर्मियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वन विभाग अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर 2000 पदों पर नियुक्ति की गई है। वहीं उन्होंने प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को लेकर कहा कि पिछले सालों के मुकाबले अभी तक सिर्फ स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है और आग लगने की घटनाएं भी काफी कम हुई हैं। उन्होंने जन जागरूकता और तमाम अन्य बातों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि वन विभाग वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और सभी अधिकारी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। जहां पर भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें तेजी के साथ बुझाया जा रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की और अधिक सुरक्षा व सुविधा की मांग की है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वनाग्नि के साथ ही चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से लेकर उत्तराखंड के डीजीपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जहां जहां एवलांच की समस्या आती है वहां पर जेसीबी को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ इस बार चारधाम के परिसर का इंश्योरेंस भी कराया गया है। आगे महाराज ने कहा कि सुरक्षा को लेकर डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर से बात हो चुकी है। डीजीपी ने बताया कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। पुलिस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक और चारधाम यात्रा मार्गों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग भी उत्तराखंड के सभी बॉर्डर और चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शहरों से इनपुट देने में लगा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड आए। उन्होंने दावा किया कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा उत्तराखंड में नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट की डिटेल सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से जिस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है कि जो मूलभूत आवश्यकता है इस बात की, चाहे वो मैन पावर हो या वैक्यूम, इस पर डिपार्टमेंट ने फोकस किया और करीबन 2000 से ज्यादा नियुक्तियां जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर के साथ साथ पहली बार स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा 3 वर्षों में तो हम लोगों ने करीबन 81 नए व्हीकल्स, इसमें कैंपर है, बोलेरो है और स्कॉर्पियो है, डिवीजनों को दिए। इसके साथ साथ 300 मोटरसाइकिल और 328 के आसपास हमने मोटरसाइकिल दी, ताकि हमारे कर्मचारियों के पास इस तरह की कोई कमियां ना हो और कभी भी इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल वो अपने डेस्टिनेशन को ले जा सके। नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारा उत्तराखंड के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता नहीं है, तो यहाँ इतना इंटरप्रिटेशन नहीं है और यहाँ पर काफ़ी हमारी पुलिस सजग है, कोई भी ऐसी घटना होती नहीं है। और हमने पूरे यात्रा मार्ग में जहाँ जहाँ भी एवलांच होता है, जहाँ जहाँ भी पहाड़ गिरने की संभावना है, वहाँ पहले से भी तैनात कर दिए हैं। मार्ग खुला रहेगा, उसका पूरा हमने बंदोबस्त किया है और निश्चित रूप में मैं कामना करता हूँ भगवान बद्री विशाल से कि यात्रा सबकी सरल और सुगम। जैसा आपको अवगत है, कल से
उत्तराखंड राज्य में जो चार धाम यात्रा है वो प्रारंभ हो रही है और कल गंगोत्री जी के और यमुनोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं। तो इसी कनेक्शन में पुलिस की कई दिनों से बल्कि कई महीनों से एक व्यापक जो सुरक्षा योजना है उसकी तैयारी चल रही थी। पिछले वर्ष के जो अनुभव थे उन पर अब की बार एक फ्रेश एक्सरसाइज की गई और सभी जनपदों में जो चार धाम सेल हैं वो स्थापित किए गए, पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया और एक विशेष आईजी गढ़वाल रेंज के कार्यालय में एक अलग से चार धाम कंट्रोल रूम अब की बार स्थापित किया गया है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, एक यातायात व्यवस्था और चार धाम यात्रा सुगमता से चले। वहीं उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन मैदानी जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी व हल्की बारिश देखने को मिली, जिसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी मई के पहले सप्ताह में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें अधिकांश जगहों पर तेज बौछारी हवाओं के साथ ही कुछ जगहों पर बिजली कड़कने जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, जिसके चलते सतर्कता बरतने की जरूरत है। दिन में थोड़ी जैसे विंड्स है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से आफ्टरनून में खासकर जो है वो स्ट्रेंथन होती है, स्पेशली प्लेन्स में जो है। तो इस तरह की है या वैलीज वगैरह में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड दिन में वो दिख सकती है। जहाँ तक तापमान की बात है तो वो इस समय करीब करीब सामान्य पे है ज़्यादातर जगहों में, एक आध स्टेशन वगैरह छोड़ दे। और तापमान जो आगे भी अगर मैं करूँ एक वीक तक की बात जो है तो ये सामान्य है, उससे भी नीचे जाएंगे। तो तापमान की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी जो है बिल्कुल सामान्य या उससे ही नीचे रहने वाले एक वीक के लिए अगर मैं बात करता हूँ। बाकी जहाँ तक वेदर एक्टिविटी की बात है तो 1 तारीख से लग रहा है कि जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। प्रथम मैं आज बहुत ही पावन और पवित्र दिन है, शुभ दिन है, अक्षय तृतीया है और आज के दिन हमारी जो है यात्रा शुरू हुई, उसके लिए मैं सभी पूरे देश और प्रदेशवासियों को बधाई देती हूँ। और जहाँ तक की बात है कि सरकार देखिए एक तरफ चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, उसकी क्या अभी हमने देखा है कि चार धाम यात्रा तो शुरू हो गई, अच्छी बात है, वो हमारी आत्मा है। यहाँ के जो वन भी हमारी आत्मा है, जो उत्तराखंड है वो वहाँ के वन बहुत ही फेमस है। और लेकिन सरकार को जिस तरह से यात्रा शुरू हुई वो अच्छी बात है, लेकिन जो है वनों में जो आग लग रही है, पिछले साल भी हर चैनल के माध्यम से हमने कहा कि सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, वन मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, अपना होमवर्क करके रखना चाहिए। यात्रा शुरू हो चुकी है और सभी दर्शनाभिलाषी यहाँ आने को आतुर हैं उत्तराखंड। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बार पिछली बार की तरह व्यवस्था को न करें, सही व्यवस्था लाएं ताकि जो हमारे यहाँ चार धाम यात्री हैं उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो सके, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके, कोई अव्यवस्था ना हो और सबको सही और उचित सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरा वनाग्नि की बात है, यहाँ हर समय ये वनाग्नि का जो चलता रहता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार बुरी तरह विफल है इन अग्निकांड को रोकने में। न वो वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे ना तो सहयोग लेती, जनता से सहयोग का कोई उनका लेने का कोई योजना उनके पास नहीं है। पहले जो ग्रामीण बहुत सहयोग करते थे उसको बचाने में जंगलों को, लेकिन अब नहीं लेते हैं, सही इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहे, सही ढंग से टास्क फोर्स काम नहीं कर रहा है। आज से प्रारंभ हो गई है गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो आज खुल गए हैं विधिवत और दर्शनार्थी श्रद्धालु जो हैं वो अब 2 मई से जो है केदारनाथ के भी कपाट खुल जाएंगे, फिर बद्रीनाथ जी के भी कपाट खुलेंगे। चारों धामों की यात्रा जो है पिछले वर्ष जिस प्रकार से लोग आए थे वहां पर जिस प्रकार से लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इस बार बढ़ने की संभावना है। निश्चित रूप से सरकार ने इस सब चीजों को लेकर के अपने जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, सभी पर पैनी निगाह जो है हमारे शासन प्रशासन की है। किसी भी तरीके से किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो,
इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। सुरक्षा को लेकर के भी सारी जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। इसको लेकर के सभी चारों धामों के लिए हमने अलग अलग से नोडल अधिकारी बनाए हैं। आपको बता दें कि फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग में आग बुझाने का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें आग न लगने वाले जूते, चश्मा और आग बुझाने के इक्विपमेंट दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की गाड़ियों में भी पानी के गैलन रखे गए हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। वनाग्नि जैसे गंभीर मुद्दों को भी से जटिल रहने के आदेश दिए गए। तापमान लगातार बढ़ रहा है। वनाग्नि की कुछ घटनाएं भी प्रदेश में मिली, जिस पर समय रहते काबू भी पाया गया। अभी कई पहाड़ियां ऐसी हैं जो यात्रा रूट के साथ अन्य जगहों पर वनाग्नि से वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही है। इसी बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर ये है कि प्रदेश में आने वाले सप्ताह में बारिश से वनाग्नि की घटनाएं कम हो सकती हैं, लेकिन आने वाला समय प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि और जल संकट पैदा करता दिखाई दे रहा है। वहीं आज से प्रदेश में चारधाम यात्रा का आगाज शुरू हो गया है। ऐसे में इन संकटों से निपट पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में हैं सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, पीसी थपलियाल, वरिष्ठ नेता यूकेडी, उमेश सती, तीर्थ पुरोहित, बद्रीनाथ धाम, कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेंगे सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में। सत्यवीर जी, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन वनाग्नि का खतरा लोगों को थोड़ा सा डरा रहा है। भले ही अलग अलग जगहों पर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, तैनाती कर दी गई है, लेकिन अभी भी असुरक्षा का भाव क्यों है? चारधाम का जब आगाज हुआ है तो ऐसे में सुरक्षा का भाव देना भी अपने आप में एक जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। जय यमुने जय गंगे। बहुत ही पावन दिन है। अक्षय तिथि के शुभ अवसर पर आज मां यमुनोत्री के और मां गंगोत्री के कपाट विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और धर्मानुरागियों के लिए खोल दिए गए हैं। और ये उत्तराखंड के लिए भी कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जब मां यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट, श्री कपाट खोले जाते हैं, कि उत्तराखंड में समृद्धि और प्रगति की इससे बहुत बड़ी एक चैन जुड़ी हुई है। और मैं सभी को, संपूर्ण देशवासियों को अपनी पार्टी की ओर से और अपनी तरफ से इस यात्रा में आने के लिए आह्वान करता हूं। आप आइए, इस यात्रा में आइए, उत्तराखंड में जो हमारे चारधाम है उनका पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। और यही नहीं गरिमा जी, मैं आपके जो आपने 2-3 विषय रखे हैं उन विषयों पे आऊंगा। थोड़ा सा मैं चारधाम पे इसलिए भी ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ये हमारी महत्वपूर्ण यात्रा है। ये उत्तराखंड की नहीं, संपूर्ण विश्व की यात्रा है। और जब पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न होती है गरिमा जी, तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने और इस चारधाम से जुड़े हुए जितने भी विभाग या अन्य जो सोसाइटी वगैरह थी उनके साथ लगातार बैठकें की हैं। इसी महीने कम से कम उन्होंने 6 बैठकें की है कि जो पिछले बार जो हमें इनपुट मिले हैं कि चारधाम की यात्रा को किससे और सुगम और सरल बनाया जाए और कैसे आने वाले लोगों के जो जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे, भक्तगण आएंगे, वो सब जब उत्तराखंड की धरती पर कदम रखें और जिनके ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो सभी धामों के जहां जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो दर्शन कर सके। उसके लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि इस बार की यात्रा सभी के लिए बहुत ही सुगम हो। और यही नहीं, अगर मैं पुलिस व्यवस्था की भी बात करूं, क्योंकि मैं अभी आपके विजुअल्स देख रहा था, जो आप अभी विजुअल्स दिखा रहे थे पुलिस की, और जो पुलिस के जो मुखिया है उनकी भी आपने बाइट भी सुनाई। इस बार हमारी पुलिस ने एक अलग ही तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि पिछली बार और अन्य यात्राओं से जो उनको फीडबैक्स मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है। इस बार इन्होंने जो चारधाम की पूरी यात्रा को है उसमें 15 सुपर जोन बनाए हैं और 41 जोन बनाए हैं और 137 सेक्टर बनाए हैं। इसमें ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है सरकार की तरफ से कि 24 घंटे उनकी तैनाती रहेगी और निगरानी रहेगी। और यात्रा में हर समय चाहे स्वास्थ्य के हो, चाहे जो उसमें जो जुड़े हुए जो कर्मचारी वगैरह है उनके लिए स्पेशल इस बार गाइडलाइंस बनाई गई है। और यही नहीं, चारधाम की यात्रा में जिस प्रकार का अभी देख भी रहे हैं कि लोगों का जो भाव उमड़ के आ रहा है कि 30 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं
और आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है जब स्कूलों की छुट्टियां होगी या गर्मियों के समय जब लोग उत्तराखंड आने के लिए और यात्रा में भाग लेने के लिए आते हैं, और उसके लिए हमारी सरकार ने अच्छे प्रबंधन किए हैं, आपको आने वाले समय में दिखेंगे। और मैं जो आपने वनाग्नि का जो प्रश्न भी किया है, मैं इस पिछले 2-3 महीनों में कई बार पहाड़ों की तरफ मैंने रुख किया है। तो इस बार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने जिस प्रकार का समन्वय और जिस प्रकार की उन्होंने मॉक ड्रिल करी है, और खास करके इस बार बहुत अच्छे इक्विपमेंट भी वहां पर इस बार लाए गए हैं। तो उन्होंने यात्रा की दृष्टि से भी और वनों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी, हमारी वन पंचायतें हो या वन मित्र हो, उनको किस प्रकार से ट्रेंड करना है कि जब कहीं वनाग्नि का कोई विषय आ जाता है या कहीं पर किसी ये हो जाता है तो उसमें कैसे उसको त्वरित उसको कैसे रोका जा सके। तो उस दृष्टि से भी और चार धाम की यात्रा की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंधन किए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज जब मां यमुनोत्री के श्री कपाट और मां गंगोत्री के, ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, कपाट खुल गए हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और चार धाम की यात्रा में देश विदेश से लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इंतजामात पूरे होने चाहिए और जो सुरक्षा का भाव है वो प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर जरूर काम करना चाहिए। खैर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों से बातचीत करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए आशीष नौटियाल साहब का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? यात्रा की तैयारी लगातार अब तक जारी थी, अब शुरुआत भी हो गई है, लेकिन कई जगहों पर वनाग्नि की घटनाओं से लोगों को डर है कि कहीं दिक्कतें ना हो जाएं। क्या कहेंगे आप? तैयारियां क्या वाकई ठीक ठाक की गई हैं सरकार की ओर से? गरिमा जी, देखिए अभी तो आज यात्रा का पहला दिन है। हम तो भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करेंगे सबकी यात्रा मंगलमय हो। जो जिन महत्वाकांक्षाओं को लेकर, जिन इच्छाओं को लेकर अपने देवी देवताओं के दर्शन करने आए हैं, भगवान उनको उनकी सारी मुरादें पूर्ण करे। लेकिन देखिए, जहां तक सरकार की बात है, ये कह रहे हैं कि इस बार हमने यात्रा की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की है। जिस प्रकार इसके अविर भाई बोल रहे थे, तो इससे भी पिछली बार भी जब यात्रा हुई थी तब भी अच्छे तरीके से ही की थी। तब भी इन्होंने कहा था हमने इतनी व्यवस्था कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब देखा यात्री जो है पहले दिन से ही सरकार को गाली देने का काम कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। पिछली बार तो वहां के व्यापारी तक हड़ताल में चले गए थे, बड़े बुरे हाल थे। और वहां पर लोग कह रहे थे कि हम लोग जो आए हैं, इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिए हमारे, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोई कुछ भी नहीं रहा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, क्या हो रखा है, कोई उसका औचित्य ही नहीं था। और किस प्रकार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतने लोगों को धूप में बैठा दिया इन्होंने, पूरे दिन लगे, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो सबने देखा है। लेकिन चले, अभी पहला दिन है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कई समस्याएं हैं जिनको ध्यान में लाना जरूरी है। और माननीय हरीश रावत जी ने भी कल को बोला था इस बात को लेकर कि कई रास्ते ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खराब है। तो मुझे लगता है सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि विपक्ष हमें समझा रहा है या बता रहा है। विपक्ष तो सरकार का काम हल्का कर रहा है। जो चीजें आपको देखनी चाहिए थी, आपके प्रशासन को देखनी चाहिए थी, वो चीजें हम जाकर देखकर आ रहे हैं। और अगर हम बता रहे हैं तो व्यवस्थाओं को बना दो, यात्री को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो भी लोग आ रहे हैं। और इस बार तो आपको पता है कि मौसम भी जो है बड़ा वैसा बना हुआ है कि बरसात भी जल्दी शुरू हो रही है, बारिशें भी आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, तो कई चीजों की समस्याएं रहती हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए प्रयास करें, विपक्ष को दुश्मन समझना बंद करें। वहां पर पार्किंग की व्यवस्था का बड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, हर बार परेशानी होती है। अगर आपको नहीं दिखता या नहीं दिखा तो आप समझे कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट पर हर कोई अपनी गाड़ियों से आता है और इसी के से ही जाम लगना शुरू हो जाता है। तो पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर हो। पीछे हमने ये भी सुना था कि एक फोर्स तैयार होने वाली थी, जो चारधाम यात्रा के लिए वो फोर्स तैयार भी मेरे नॉलेज में नहीं है। तो किस प्रकार की फोर्स अगर हो गई तो ठीक, अच्छी बात है, हो गई तो, नहीं तो वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बल हो। और केदारनाथ के अंदर पिछली बार 2 थार लेके लोग गए थे, तो इस बार थार इन्होंने बढ़ाया है कि कम क्या, ये भी हमें अभी पता नहीं लगा। तो केदारनाथ के अंदर थारे भी हैं जो वहां के लिए गलत है। तो केदारनाथ के अंदर थार चलाने का पिछली बार काम किया था इन लोगों ने। तो अब इस बार क्या होगा ये तो अभी पता लगेगा जब यात्राएं खुलेंगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन हाँ, ये है कि डॉक्टर्स की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। जो कागजों में तो ये लोग 700 डॉक्टर बता रहे थे,
एक दिन बात हो रही थी, कहते 700 डॉक्टर नियुक्त कर दिए। वो 700 डॉक्टर किन किन जगहों में नियुक्त किए इसका इन पे कोई आंकड़ा नहीं है। ये कह रहे थे यात्रा रास्ते में, इनके पास ये भी आंकड़ा नहीं है कि हॉस्पिटल कहाँ कहाँ बनाए इन्होंने, वो भी इनको नहीं पता है। मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, मुझे भी पता नहीं लगा। तो देखिए, झूठ ना बोले, और लोगों की जान का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। क्योंकि देखो, आप लोग बुलाते हैं यात्री को, आप कहते हैं व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, आप लोग आओ, ये होगा वो होगा। अभी मैं एक पढ़ रहा था जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वहां पे एक महिला बोल रही थी जिनका पति बेचारा, जिसने अपने पति को खो दिया, कि सरकार ने कहा था कि आप आओ, पर्यटक आने चाहिए, पर्यटक आए, यहाँ 317 हट गई, आतंकवाद खत्म हो गया, हम तो सरकार की बात पर विश्वास करके आए, और उस बेचारी ने अपने पति को खो दिया जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो इस प्रकार से देखिए, जब सरकार कोई आह्वान करती है तो जनता निश्चित उन पर विश्वास करती है, विश्वास करके जाती है। तो सरकार का भी दायित्व है कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे किसी प्रकार के दर्शन करने में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, कई बुजुर्ग लोग आते हैं, परेशान होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से किस तरह इन्होंने व्यवस्था करनी है, इन सब का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यात्रा अच्छी हो, हम तो चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यात्रा के लिए कुछ गलत बोले, यात्रा अच्छी होनी चाहिए, सरकार ध्यान दे। ठीक है, थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में लगातार बने हुए। थपलियाल साहब, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, बधाई सभी को, और यही कामना है कि देखिए जो लोग पहुंचे, बहुत अच्छी बात कही आशीष जी ने कि सभी की यात्रा अच्छी हो, हम यही कामना करते हैं। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सरकार है कि सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए जाएं ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या, यात्रा के लिए बहुत तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं, उन सब के दावे जरूर बीजेपी ने किए हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार और अधिक सुरक्षा और सुविधा की मांग की गई थी, क्या वो पूरी तरीके से सरकार ने समझी और पूरी की? इस बार की यात्रा को लेकर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या आपको तैयारियों को देखकर लग रहा है? देखो, जो उत्तराखंड में लोग बाहर से जो आएंगे अतिथि, उनका अभी तक सरकारों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहा है कि उनके भरोसे ये यात्रा करने यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो सरकार लोग हैं, यहीं के रहने वाले लोग, वो भी सरकार के भरोसे कहाँ हैं, वो भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं आप जानते हैं कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में मुंह के बल पे गिर चुकी है। इसके बाद भी जो भाषण भी, क्योंकि इनके एक व्यक्ति प्रदेश में होता है और एक देश में होता है, शायद है उसके पास ऐसी छड़ी होती है कि वो भगवान की तरह सारी प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है कि जो नीचे लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यही व्यक्ति आगे चेहरा चमकाकर ठेकेदार बना हुआ है कि सब हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि आज जो यात्रा का मेन दरवाजा है, तीर्थ यात्रा का, ऋषिकेश, वो उसकी गले आफत आ गई है, वो हाँफ रहा है पूरी तौर से। क्योंकि जो यात्रा का रूट या जो हमारा जनता का आने जाने का रूट कोटद्वार होकर आगे दुगड्डा से गुमखाल, सतपुली होते हुए जाता था, बहुत बड़े संख्या में लोग वहां से अपने घरों में जाते हैं गर्मियों के टाइम में, वो लोग भी इस समय ऋषिकेश की तरफ से जा रहे हैं। क्योंकि गजीबाबाद से कोटद्वार की रोड फेल, वहां भरपूर काम इस समय चल रहा है। उसके बाद गुमखाल से लेकर सतपुली तक भी एक हयात होटल के लिए, उसके लिए बड़ा शानदार रोडें बन रही हैं, इसलिए वहां भी यात्रा इस समय उन सबको ऋषिकेश के थ्रू देवप्रयाग से सतपुली होके जाना पड़ रहा है। यानी डबल लोड है ऋषिकेश के ऊपर, और ऋषिकेश बिल्कुल ऋषिकेश से ही। तीसरी चीज हमें ध्यान में देना होगा कि जब ये पहलगाम की कश्मीर में समस्या हुई है, तो इस समय सारे यात्रियों का रुख, सैलानियों का रुख भी उत्तराखंड की तरफ होने वाला है, और उत्तराखंड उसको संभाल नहीं पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी छाती फोड़ ले ये, कितने सेक्टर बना ले, सारों के सारों का जो भरोसा होगा वो अपने बद्री केदार के भरोसे आएंगे। अध्यात्म की यात्रा करने वाले तो आते हैं बद्री केदार के, लेकिन सैलानी तो आते हैं वो खून के आंसू रोकर वापस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रोड व्यवस्था, यातायात व्यवस्था पूरी तौर से चरमरा चुकी है, शुरू में ही चरमरा चुकी है। और रास्ते इस तरह है कि कहाँ पत्थर गिर जाए सिर पे
वो भी भगवान के भरोसे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पहाड़ों में एंट्री कर रहे हैं और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी ये यात्रा से पहले ही हुई हैं कई। आपने देखा होगा किस तरह से परिवार पूरा का पूरा गंगा में समा गया। ये रोड सेफ्टी के ही कारण है कि आज उत्तराखंड में कोई भी रोड सेफ्टी का मापदंड नहीं अपनाया जा रहा है। तीसरी चीज जो अग्नि बोल रहे हैं आप, जंगलों की आग किसी इंस्ट्रूमेंटों से नहीं बुझी जाती। ये बकवास कर रहे हैं। ये केवल प्रोटेक्शन से जो सुरक्षा होती है, जिस तरह जंगलों में जो घास और पतवार पेड़ों से गिरती है, उस घास पतवार को किस तरह से ऐसा अलग किया जाए कि जो मेन यातायात के रूट हैं उन रूटों से दूर, क्योंकि कोई भी आदमी जलती सिगरेट, बीड़ी या कुछ अन्य ज्वलंत मटेरियल फेंकता है तो जंगल में आग न लगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहाड़ का भूगोल न समझने वाले इस राज्य के भाग्य विधाता बने हुए हैं। हे भगवान, तू ही बचा 25 साल में ये राज्य पूरी तौर से चौराहे में खड़ा कर दिया है और केवल कभी कुछ, कभी यूसीसी, कभी मझार और कभी कोई नौटंकियां कर करके यहाँ की जनता को बहलाया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जो यात्रा रूट है वो यात्रा रूट इस साल सबसे कठिन यात्रा रूट होगा, क्योंकि यहाँ पूरी भारत की पब्लिक का जो यहाँ उमड़ेगी उसको संभालने के लिए ये सरकार बहुत बौनी इस सरकार के बूते से, क्योंकि इस सरकार की सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई हैं। ये पटवारियों को नहीं मानते, ये तहसीलदारों को नहीं मानते, ये नीचे के स्तर यहाँ सारा अधिकार लेकर बैठे हुए हैं चौड़े होकर विधानसभाओं में, मंत्री में, और ये लोग यहाँ पे ठेकेदार बने हैं। ठीक है, मुझे लगता है थपलियाल साहब का एक अनुभव है और ट्रॉली रोक रहा है टोपी पहन के, इनके विकास नगर का ठेकेदार। ठीक है सर। सत्यवीर जी प्लीज। हाँ ठीक है, वो समस्याएं ही बता रहे हैं, ठीक है थपलियाल साहब लौटेंगे आपके पास में। थपलियाल साहब प्लीज आराम से शांत हो जाइए। सत्यवीर जी और प्लीज आप बीच में टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। ठीक है, हम कुलदीप जी को सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं, फिर कुलदीप जी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आजाद भारत में पहली बार होगी जाति जनगणना। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया। अहम खबर आपको हम बता दें, मोदी सरकार की ओर से जाति जनगणना का ऐलान किया है। आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। आजाद भारत में पहली बार होगी जाति जनगणना। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत सरकार की ओर से बड़ा ऐलान, जाति जनगणना पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, ये बड़ी बातें भी कही गई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आजाद भारत में पहली बार जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। अश्विनी वैष्णव की ओर से साफ तौर पर कहा गया, और अश्विनी वैष्णव ने आज साफ कर दिया कि कांग्रेस ने इसको लेकर सिर्फ भ्रम फैलाया, बातें की, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए करती आई। लेकिन अब मोदी सरकार में जाति जनगणना होगी, अब देश में जातिगत जनगणना होगी। ये बड़ी बातें सामने आई हैं अश्विनी वैष्णव की ओर से। जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आजाद भारत में पहली बार होगी जाति जनगणना। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जातियों की गणना जनगणना में होगी। ये अहम खबर आपको हम बता दें, आने वाली जनगणना में जाति का जिक्र भी किया जाएगा। तो जातिगत जनगणना आने वाली जनगणना में होगी, ये बड़ी खबर। और कांग्रेस को जवाब, सरकार जाति गणना के साथ, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना का बड़ा दांव भी हम कह सकते हैं मोदी सरकार की ओर से। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया और साथ ही कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस सिर्फ जातिगत जनगणना की बातें करती रही और उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए करती रही, लेकिन असल में कांग्रेस ने उसके लिए कुछ नहीं किया और अब मोदी सरकार में जातिगत जनगणना होगी। ये बड़ी खबर अश्विनी वैष्णव की ओर से आम बातें सामने आई थी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साथ ही इससे ये भी साफ किया गया कि सामाजिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। जातिगत जनगणना
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। सुपर कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री भी मौजूद थे और इसमें जाति जनगणना समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। सर, अभी जो फैसला सामने आया है, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी बात, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका जिक्र जरूर किया जाता रहा, लेकिन आज बीजेपी ने एक तरफ न सिर्फ ऐलान कर दिया जातिगत जनगणना का, बल्कि कांग्रेस को भी घेरते हुए एक तीर से दो शिकार, कांग्रेस पर आरोप भी लगा दिया कि जातिगत जनगणना को लेकर आप राजनीति कर रहे थे। आपने इसके लिए किया क्या? तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है गरिमा, लेकिन आपको याद होगा जब 2024 का जब लोकसभा का गठन हुआ था और जब लोकसभा की पहली बैठक में ही नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना हम करा कर रहेंगे और यही सरकार कराएगी और मोदी सरकार ही कराएगी। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने इस वाले जो स्टैंड है इसका वो माइलेज लेगी। हाँ, जहां तक जातिगत जनगणना की बात है तो इसे ये कहकर अभी प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि ये आजाद भारत में पहली बार हो रही है, इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन पिछली दफा जब मनमोहन सिंह सरकार ने जाति जनगणना कराई थी, लेकिन उसमें कुछ डेटा को लेकर कुछ गड़बड़ियां थी, इस वजह से उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो दर्शकों के लिए भी एक अपडेट वाली बात है। अब एक ऐसी स्थितियां बन रही थी लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से ओबीसी और दलित नीचे गया और एक तरीके से पिछड़ कर वो पिछड़ा और बीजेपी उसमें पिछड़ गई, तो कुल मिलाकर बीजेपी को लगने लगा था कि आने वाली जो राजनीति है उसमें हम ओबीसी को नाराज नहीं कर सकते। दलितों की जनगणना पहले होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की पहले से ही होती है, वो हर बार जो आम गणना होती जनगणना होती उसमें होती ही है कि इसका सीधे सीधे फायदा ओबीसी को मिलेगा। और राहुल गांधी और जो विपक्षी दल हैं जो समाजवाद की राजनीति करते हैं, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, तो वो इस बात को लेकर लगातार उठा रहे थे कि बीजेपी कभी जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। और अक्सर विभिन्न मंचों पर विपक्ष बीजेपी से प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछता रहा है कि जातिगत जनगणना कब। तो अब मोदी ने बता दिया कि जातिगत जनगणना कब होगी। वो कह रहे हैं जब अभी चूंकि कोरोना में तमाम महामारी तमाम चीजों को लेकर उस वक्त हमारी जो रूटीन जनगणना थी वो नहीं हो पाई थी, अब वो आगे होनी है। तो आज ये स्पष्ट तौर पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जातिगत जनगणना वो जो होगी वो जो सामान्य जनगणना होगी उसी के तहत वो भी करा देंगे, उसमें भी जातियों का क्या भागीदारी वो करा देंगे। अब इस दौर में एक तरफ भारत एक तरीके से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, इस जो पहलगाम की घटना है उसको लेकर भी विपक्षी दल प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे, बिहार का चुनाव है, इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर ये बहुत अहम फैसला है। गरिमा, ठीक है सर, बिल्कुल बहुत अहम फैसला इसको देखा जा रहा है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए, इसी खबर पर और अपडेट के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जुड़ चुके हैं। मुन्ना जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। मुन्ना जी, देखिए बड़े आरोप भी लगा दिए, बीजेपी ने एक तरफ दांव तो मारा ही मारा, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कांग्रेस राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है। आप लगातार सवाल पूछ रहे थे और आखिरकार मोदी सरकार ने वो कर दिखाया। आपने किया क्या? ये कहना है अश्विनी वैष्णव का आज, उन्होंने जब कहा तो यही बात कही कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही थी, असल में जातिगत जनगणना की तो उन्होंने बात ही नहीं की। देखिए, विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का काम है कि जो जनता की आवाज है उसको बुलंद किया जाए, और इसमें से एक मुद्दा ये भी था कि कहीं न कहीं जाति जनगणना हो। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, जिस जाति की जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आज विपक्ष की आवाज को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया, और जो देश की जनता है, जो जाति जनगणना होनी थी, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे मुन्ना जी? आप इस आरोप पर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर ही उल्टा तीर चला दिया गया? नहीं, बीजेपी का काम है आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कभी उल्टा तीर नहीं चल सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज युवा की बात कर रही है, जवान की बात कर रही है, किसान की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी शमशान की बात, पाकिस्तान की बात, हिंदुस्तान की बात, पाकिस्तान की बात करती है। कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे से नहीं भटकती, मुद्दे के ऊपर चुनाव भी लड़ती है, और पूरे 5 साल तक चाहे सरकार में हो या विपक्ष में जनता के हित में ही बात होती है, जनता के मुद्दे की ही बात होती है। हमारी विचारधारा में जो है वो विचारधारा में जवान, किसान, महिलाएं, सुरक्षा, व्यापारी
सभी की बातें होती है। और यही वजह है आज इतनी तेज आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि सरकार को झुकना पड़ा और जातीय जनगणना के लिए उसे ऐलान करना पड़ा। ये बहुत खुशी की बात है उन युवाओं के लिए, उन पीड़ित युवाओं के लिए, उन जाति के लिए जिसको अहमियत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं मिला करती थी, उन लोगों के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी जाति की आबादी कितनी है। तो आज मैं समझता हूँ कहीं न कहीं दूध का दूध पानी का पानी तय हो जाएगा और कहीं न कहीं राहत मिलने का काम उन जाति के लोगों को मिलेगा जिसे ही नहीं पता कि हम कितने लोग हैं, हमारी आबादी क्या है और हमारी अहमियत क्या है और सरकार में हमारी भागीदारी क्या है। कई सवाल खड़े होते थे कि पहले ये कहा जाता था कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनका कब्जा है, कहीं न कहीं दलित को, अल्पसंख्यक को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाइयों को इन्हें छोड़ा जाता था। लेकिन आज ये पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी, किसकी कितनी भागीदारी है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होगी ऐसा कहना है। इसका प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। फिलहाल अश्विनी वैष्णव की ओर से साफ किया गया कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इस बार की जनगणना में जाति का भी जिक्र होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीसीपीए की बैठक में ये बड़ा फैसला सामने आया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना बाना खराब ना हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सीसीपीए की बैठक में बड़ा फैसला, मूल जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना होगी। बड़ी खबर, आजाद भारत में पहली बार होगी जाति जनगणना। यह अहम जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मोदी सरकार आने वाली आम जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराएगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जातिगत जनगणना कराएगी मोदी सरकार। मोदी सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान, मूल जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराएगी सरकार, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आजाद भारत में पहली बार होगी जातिगत जनगणना, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। देवभूमि के दंगल में खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, आरोप बहुत सारे हैं सड़कों के खराब होने के, रास्तों के ठीक न होने के, लेकिन चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा है जो पूरी तरीके से निर्भर करता है। उनका जीवन यापन ही इस यात्रा के माध्यम से ही जो जीविकोपार्जन होता है उस पर निर्भर रहता है, और उसमें भी ठीक तैयारियां न होना, क्या कहेंगे आप? देहरादून से लेकर या आगे तक कितनी तैयारियां हैं? तो कुलदीप जी के पास लौटेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियां तो हो चुकी हैं, अब इन तैयारियों को कितना सही तरीके से किया गया ये अपने आप में बड़ी बात है। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं, कुलदीप जी को जोड़ने का प्रयास करें। सत्यवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, आरोप बहुत लगाया, अभी आप कुछ बोल रहे थे थपलियाल साहब की बात पर। पिछली बार वाली समस्याएं दोहराएंगे तो नहीं? अनम्यूट कीजिए, पहले आप अनम्यूट कीजिए। हाँ गरिमा जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का उत्तर दे दूं। उन्होंने चारधाम यात्रा पे तो ज्यादा विषय रखा नहीं है, फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके विशेष परिवार को निमंत्रण देना चाहता हूं। आदरणीय सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे रावत वाड्रा, आप भी आइए उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा पर पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है, वैसे जो कांग्रेस की जो गतिविधियां रही है वो तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में और अभी से ही उनका आचरण दिखना शुरू हो गया है कि कैसे इस यात्रा को, जो यात्रा बड़े सुगम तरीके से आगे होने वाली है, उसमें व्यवधान कैसे उत्पन्न किया जाए। वैसे ज्यादा भी दूर मत जाइए, अभी कर्नाटक में इनकी सरकार है गरिमा जी,
मैं इस विषय को इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि ये पूरी की पूरी यात्रा धार्मिक यात्रा है। 445 करोड़ मंदिरों से सरकार ने इकट्ठा किया। ये सारा का सारा 445 करोड़ या तो किसी जिन मंदिरों से कलेक्ट किया है उसी के रखरखाव में या उसी की कुछ धार्मिक गतिविधियां होती उसी में इस्तेमाल किया जाता। मगर आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, 303 करोड़ रुपए या तो मजारों को दिया गया या मस्जिदों को दिया गया, चर्चों को दिया गया। और यहाँ पे आके टीवी चैनलों पे किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा को और सनातन संस्कृति को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। और कर्नाटक के अंदर इनका रूप देख लीजिए, मैंने बता दिया 445 करोड़ में 300 करोड़ किसको पैसा दिया इन्होंने। और जहां तक ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं गरिमा जी, वैसे तो उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा के सुझाव देते तो बेहतर में स्वागत योग्य होता और दर्शकों को भी अच्छा लगता। इन्होंने सुरक्षा की बात करी कि पहलगांव में जिस प्रकार की कायराना हमला किया गया, दुखद जिस प्रकार का एक देखने को मिला हमको, उससे पूरा देश आहत है, इससे कोई दो राय नहीं है। मगर अगर ये कहते हैं, इस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इस देश में सबसे बड़ी सुरक्षा अगर चूक हुई है तो सबसे बड़ी चूक हुई है प्रधानमंत्री भवन के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की हत्या हुई है। तो मैं उन विषयों में ज्यादा नहीं जाता हूं। भारत आज बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत ने जो यात्रा तय करी और उत्तराखंड ने जो पिछले 25 वर्षों में यात्रा जो तय करी है उसके कीर्तिमान देख लीजिए कि आज उत्तराखंड अपने राजस्व में किस प्रकार की अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमारा पहली बार राजस्व इस स्तर पर बढ़ा है। हमारा राजस्व जो घाटा है वो सबसे कम न्यूनतम स्तर पर चला गया है। हमने लगातार उत्तराखंड में विकास के आयामों को कैसे ठीक है, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन हम बस यही चाहते हैं ना कि चारधाम में जो लोग पहुंचे उन्हें कोई असुविधा ना हो। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी को आवाज मिल रही, प्लीज सत्यवीर जी, अब कुलदीप जी को सुन लेते हैं। कुलदीप जी देखिए, तैयारियां बहुत सारे होने के दावे हैं। इसके पहले भी हम आपके पास आए थे, अब तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। बड़ी बात यह कि देखिए, चारधाम यात्रा पर एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा एरिया जिसके लोग निर्भर हैं पूरी तरीके से, उनका जीवन यापन, उनका जीविकोपार्जन उसी कमाई से होता है जब वो 6 महीने की यात्रा चलती है। अब ऐसे में यात्री ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, यात्रियों तक अच्छा संदेश जाए, बहुत अहम हो जाता है। पिछले बार दावे थे कि इस बार लोग बढ़ेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख कम हो गई थी, क्योंकि कुछ तस्वीरें आज के जमाने में बहुत जल्दी तस्वीरें जाती हैं और वैसे समय पर अगर जरा सी भी दिक्कत होती है तो चीजें बहुत जल्दी सामने आती, फिर लोगों को डर लगने लग जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या बढ़िया तैयारियां हैं? कितनी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज से फिलहाल शुरुआत हम कह सकते हैं हो चुकी है? देखिए गरिमा, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा न सिर्फ उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है, बल्कि ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा है और यहाँ पूरे विश्व भर से लोग यात्रा के लिए आते हैं। बद्री केदार में माँ गंगा, माँ यमुना के दर्शन के लिए आते हैं। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा उत्तराखंड बनने के बाद शुरू हुई हो। ये आदि काल से, जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तब से ये यात्रा चली आ रही है। ठीक है, हालांकि आज के दौर में जब देश में प्रदेश में सरकारें हैं और सरकारें अपनी तरफ से यात्राओं की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के दावे करते रहती हैं, उत्तराखंड में भी इस बार ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कागजों पर काफ़ी बड़े बड़े दावे हो चुके हैं, धरातल पर कितनी सफलता इसमें मिलेगी, ये धरातल पर कितने पुख्ता तौर पर उतरते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें बड़े आश्चर्य लगाती हैं कि एक दौर था गरिमा, जब ये राज्य उत्तर प्रदेश के अधीन था मतलब जब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, तब एक गढ़वाल आयुक्त के अंडर में पूरी चारधाम यात्रा हो जाया करती थी। ठीक है, जिसमें गढ़वाल आयुक्त जो पौड़ी में बैठते थे वो तमाम बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, माँ यमुनोत्री की यात्रा को और उसके प्रबंधन के व्यवस्थाओं को देख लेते थे और बहुत तरीके से व्यवस्थाएं हो जाती थी। आज की डेट में उत्तराखंड सरकार ने 3 जिलों की यात्रा, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की यात्रा है। इन 3 जिलों में 4 धाम हैं, जहां 3 जिलों में 3 जिलाधिकारी हैं, लेकिन इन 4 धामों में 4 सचिव रैंक के अधिकारी, जो कि कमिश्नर रैंक के अधिकारी से भी कई सीनियर अधिकारी ऐसे हैं, IAS ऐसे हैं जो कमिश्नर से भी वो सीनियर हैं, उनको पर्टिकुलरली नोडल अधिकारी बनाया गया है कि वो बद्रीनाथ के लिए एक नोडल अधिकारी हैं, केदारनाथ के लिए एक नोडल अधिकारी हैं और गंगोत्री के लिए अलग हैं और यमुनोत्री के अलग हैं। जबकि इन 3 जिलों में 3 अधिकारी हैं, 3 पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और इन 3 पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऊपर, जिनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा सरकार ने
4 आईजी लेवल के ऑफिसर, यानी कि आप देखिए इंस्पेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर्स को पर्टिकुलरली इन एक धाम की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ये बातें, ये चीजें हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, हमारे प्रबंधन की, हमारी प्रशासनिक हायरार्की की हकीकतों को बयान कर रही है कि हमारे राज्य में प्रशासनिक हायरार्की का क्या आलम है, क्या सिस्टम है कि एक अधिकारी, उत्तरकाशी जिलाधिकारी, उत्तर जिले में 2 धाम हैं, वहां एक जिलाधिकारी है लेकिन 2 सचिव रैंक के अधिकारी हैं जो 2 यात्रा देखेंगे, 2 धाम की यात्रा देखेंगे। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट है लेकिन 2 आईजी रैंक के ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो बयां कर रही हैं कि हमारी यात्राओं के प्रबंधन को लेकर के कितनी जमीन पे तैयारी हुई है, कितनी कागजों में तैयारी हुई है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं खुद जाता हूं यात्राओं में, मैंने खुद देखा है। अभी हम फिर यात्रा के लिए जाने वाले हैं, 4 धाम यात्रा के प्रबंधन को देखने वाले हैं। ऑल वेदर रोड 4 धाम यात्रा की सड़कें बहुत शानदार सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हो गई हैं। पर्वतीय क्षेत्र का वासी रहा हूं, उन सड़कों पे बचपन से गुजरता रहा हूं, लेकिन आलम यह है कि सड़क सुरक्षा के नाम पर हमारे पास कहीं भी ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिलती है जो यात्रा को, वाहनों को सुरक्षित परिगमन के लिए सहायक सिद्ध हो सके। ट्रैफिक हमारा, थपलियाल साहब आपकी बात 4 धाम यात्रा में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरता है। हाँ, है ना, एक बड़ी समस्या, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड पे चीजें देखी हैं, ये धरातल पे हो रही हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जो उत्तराखंड पुलिस नॉन सीजन में जब यात्रा नहीं रहती है, देहरादून जिले के अंतर्गत मसूरी में ट्रैफिक प्लान नहीं कर सकती है, वो 4 धाम यात्रा में 3 धामों में, 4 धामों में, हरिद्वार, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक कैसे ट्रैफिक प्लान करेगी, क्या ट्रैफिक का प्लान होगा, वाहनों का आवागमन कैसे होगा, जाम ना लग सके उसकी व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ पे पेट्रोल पंप होंगे, शौचालयों की व्यवस्था क्या होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल, और वो सारी चीजें हैं, वो सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमारे अधिकारी जमीन पे नहीं उतर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने इसके पहले भी कुछ ऐसे अनुभव साझा किए जिसकी वजह से भी ये जो है एहसास होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए आप एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, जो भी श्रद्धालु पहुंचे वो अच्छा अनुभव लेकर जाएं, कोई असुविधा ना हो, यही कामना करते हैं। आज से शुरुआत है, उम्मीद है कि सब बहुत अच्छा ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो तैयारी पूरी, लेकिन वनाग्नि का खतरा बढ़ चुका है, जिसके चलते लोगों की टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार आने वाली 4 धाम यात्रा जो आज से शुरू हो चुकी है, लोगों के लिए बेहतर रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।